पीछे हो सकता है, उसे सुधारा गया है, नए सिरे से बनाया गया है। क्योंकि मुझे पता है मार्केट में मेरी किताब जैसे ही आती है कॉपी पेस्ट हो जाती है, तो मैं उसको आगे फिर चेंज कर देती हूँ। अब बच्चे कहते हैं मैम टेलीग्राम पे आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पढ़े रहने दो, मैं अगली बार और तरीके से पढ़ाती हूँ। अब जो चोरी से पढ़ता है वो कभी नहीं सीख पाएगा, जो सामने आके पढ़ता है वो समझ पाएगा। अब जैसे व्हाट्सअप नंबर है मेरी बहुत सारी क्लासेस में, मुझे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट मेरा नहीं है। अचानक से मैं उससे पूछ लेती हूँ आप अपना एडमिशन नंबर बताइए, उसके बाद वो गायब, उसके बाद पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है, वो पता चल जाता है, अपने आप पता चल जाता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है, साथ में मिल जाएगी। इसके बाद जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो जैसे ही बन के आएगा वो आपको उसके साथ मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक शब्दावली की ये बुक और मिली होगी, मिली है? नहीं मिली है तो ले लेना जाके, ठीक है। और ये बुक आपके पास हर दिन होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें हर दिन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और ये शब्दावली की बुक आपको मार्केट में इसके जैसी कॉपी नहीं मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि इसको मैंने डिजाइन किया है अपने तरीके से, बहुत टाइम लगाकर। वही पुराना वाला ही है। वो पेज का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बात इसमें एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि छात्र ये कहते हैं कि मैम जो आपने दिया है वो तो हमने पूरा पढ़ लिया, अब बेचैनी हो रही है कि कहीं छूट ना जाए, तो वो बेचैनी वालों की बेचैनी दूर करने के लिए थोड़ा सा और दिया है एक्स्ट्रा, कि वो उसे कर सकते हैं ना। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इसकी खास चीज़ क्या है शब्दावली की। देखो ये मैं यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रही हूँ सबके लिए, ऑनलाइन वाले छात्र भी ये ध्यान रखें कि ये जो आपकी यहाँ पे बुक्स है ये आपके सामने होनी चाहिए। इस बोर्ड को आप नहीं यूज़ करें, ये मेरे लिए होना चाहिए कि जब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको आपकी बुक से ही पढ़ना है। और ये बुक इस तरह से, अभी जैसे मैंने पर्यायवाची आपको यहाँ पर दिया है, जैसे आप मार्केट की बुक देखते हैं तो मार्केट की बुक में पर्यायवाची एक तरफ से जैसे 150 पर्यायवाची आपको दे रखे हैं। अब आप पढ़ने बैठे आज, तो आप कहते हैं भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से, एक दिन में तो 150 नहीं पढ़ सकते। तो ये समस्या रहती है स्टूडेंट के साथ, हमेशा ही मेरे साथ भी रहा करती थी। तो मैं भी यही सोचती थी कि यार कोई इनको टुकड़ों में बांट दे तो अच्छा है। तो मैं उस समय क्या करती थी, गिन के 10-10 और उसमें नीचे निशान लगा लेती थी कि पहले दिन ये पढ़ना है, उन्हें डे 1 डे 2 इस तरह से कर लेती। फिर मैंने किताब बनाई तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम रहेगी। तो इसमें हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जैसे अभ्यास सेट है हमारा, इसमें हमने 4-5 जितने भी हो सकते हैं उतने हमने यहाँ पर लिए, और फिर उसके बाद सेट 2 आ जाता है। तो यानी हमारे पहले दिन का जो पढ़ेंगे हम, पहले दिन की जो हमारी खुराक है शब्दावली को लेकर वो ये होगी। तो इससे हमें पता रहेगा कि भाई हमने इतना पढ़ लिया। दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि जिन शब्दों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे एग्जाम में पूछे जाने की, वो आपके पहले सेट में है। मतलब पहले सेट का मतलब शुरुआती सेट में 1 से लेके 5 तक। तो ध्यान रखिएगा, 2 तरह के छात्र हमारे होते हैं। एक होते हैं जो सब कुछ पढ़ लेते हैं और आराम से रहते हैं, और एक होते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकता और मैं कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना चाहता हूँ। तो ऐसे छात्रों के लिए इस शब्दावली के जितने भी मैंने सेट दिए, चाहे वो वर्तनी का है, चाहे विलोम का है, चाहे पर्यायवाची का है, पहले 5 सेट तो बिल्कुल आपकी जबान पे होने चाहिए। पहले 5 सेट जितने भी हैं आप, चाहे हम इसमें विलोम शब्द लें या कोई भी, तो उसमें अगर आप करोगे तो मान के चलिए 80% तक आपके मार्क्स आ जाएंगे। 20% की गारंटी मैं तभी लूँगी जब आप इस किताब को पूरी तरह से याद करेंगे, ठीक है। मतलब 100% यानी 80 + 20। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। अब इसमें आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। दूसरा साथ में देखो एक चीज़ और आपको बताती हूँ, एक खास चीज़ और इसकी बताती हूँ। सबसे पहले आपने वर्तनी का देखा होगा, अगर ये जिनके पास है तो वो इसको खोल के रख सकते हैं। इसमें कुछ खाली पेज दिखाई दे रहे हैं अब इस समय जो चल रहा है, ये खाली पेज ना आपको अभ्यास के लिए है, और ये मैं आपकी किताब पे ही देखूंगी। अब देखते हैं, इसमें पहला सेट हमारा आता है, देखो यहाँ से हमारा ये पहला सेट है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। सेट 1, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, शुद्ध शब्द और फिर अभ्यास। अगर आप मार्केट की बुक में देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, अशुद्ध शब्द और फिर यहाँ पे शुद्ध।
मुझे समझ में नहीं आता, सच बताऊं, कि किस अक्लमंद ने वो रखा है। क्या ये अशुद्ध तरीका एक ही तरीके से हो सकता है? भाई शुद्ध तो अपने आप में एक होता है, एक इकलौता होता है, लेकिन अशुद्ध तो हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं। मान लो ये अर्पण शब्द है हमारा, अगर हमें इसे गलत तरीके से लिखना है तो हम इसको अर्पण भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो र को यहाँ ना चढ़ाएं, यहाँ ना चढ़ाएं, तो आप कैसे तय करोगे कि कौन सा अशुद्ध है इसमें, है ना? लेकिन ये जो आपको एग्जाम में दिया जाता है इस तरह से करके कि यहाँ पर अशुद्ध लिख दिया, इससे क्या गलती होती है छात्रों के साथ? हम ह्यूमन है और ह्यूमन का जो माइंड है ना वो पिक्चर देख के चीज़ों को याद रखता है। तो जब हम पहली बार किसी शब्द को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक फोटो क्लिक होती है अपने आप ही। तो अगर हमने पहली बार में अशुद्ध को ही पढ़ लिया तो हाँ, कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है एग्ज़ाम हॉल में जाके कि जो हमने अशुद्ध वाला देखा था वही हमें याद रह जाता है और वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी किताबों से उस अशुद्ध को हटा ही दिया है। आपको सही पता होना चाहिए कि सही क्या है, अशुद्ध तो आप अपने आप पहचान लेंगे। फिर इसके साथ ये यहाँ पे जो तरीका है हम इसको कल से शुरू करेंगे। आज मैं आपको पर्यायवाची लेके चलूँगी। इसमें हम करेंगे, यानी जो यहाँ पे तरीका होगा आपका कि आप पहले शुद्ध शब्द को पढ़ेंगे अच्छे से, इसको 10 सेकंड तक घूरेंगे अच्छे से कि भाई कैसे लिखा है, और इस पर पेन फिरा के ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे, ये तरीका बता रही हूँ मैं याद रखने का शब्दों को। फिर उसके बाद इसको ढक कर इसी को आपको दोबारा यहाँ पे अभ्यास जहाँ लिखा है इसके नीचे लिख देना है। ये आपका होमवर्क रहेगा घर पे हर रोज। और जब आप यहाँ पे आएंगे मेरे पास तो जो इसमें मैंने आपको खाली सीट दी हुई है, यानी जो इसमें अब बाद में हमारी जो खाली सीट है लास्ट में जो हमारे पेज है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा लिखवाऊंगी, आप लोगों को कहूँगी कि आपको लिखना है और ये अभ्यास का होगा। और ये मैं कभी भी फिर चेक करूँगी इस चीज़ को। जैसे अब मैं बोलूँगी ना, मैं यहाँ पे इमला बोलूँगी, आप लोग लिखेंगे, ठीक है? लिखना ये होगा कि यहाँ पे जो दिया है मैं आपसे कहूँगी अर्पण लिखो, तो आप लिखेंगे वहाँ पर। लिखकर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि सही ये है, आप मैच कर लेंगे। बस मेरा कभी मन हुआ कहूँगी दिखाओ अपनी शब्दावली, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। तो इसलिए थोड़ा सा डर होना जरूरी है ना, भय बिन होत न प्रीत। तब तक आप हिंदी से प्यार नहीं करेंगे जब तक आपको हिंदी की मैडम का डर नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना, उस सब्जेक्ट में हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं जिस सब्जेक्ट के टीचर हमें बहुत ज़्यादा डंडे लगाते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए, और हमारा टारगेट क्या है, हिंदी में 100% लेके आना है। तो चलो, यानी हम इस तरह से करेंगे, हम शब्दावली को भी साथ में लेकर चलेंगे 10 से 15 मिनट हर रोज। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पर्यायवाची। जो पर्यायवाची का शब्द है हम उसको करते हैं। तो आप लोगों को मेरे साथ इसका अभ्यास करना है। जैसे पहला शब्द यहाँ पे दिया है, देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें एक ट्रिक से भी याद रखनी होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उनका अर्थ समझ के याद रखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके हम जैसे संधि समास इस तरीके से याद रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिन्हें हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पानी की, आप लोग मेरे साथ उच्चारण करना। जैसे हमारा शब्द है पानी, तो पानी को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो मेरे बात बोलना है। पानी को हम कह सकते हैं अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अब, पात, अब, आब, उदक, जीवन, सलिल। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। ठीक है, पीने वाला पानी, उसको हम इतने सारे नामों से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बादल की। तो बादल को हम किन किन नामों से जानते हैं, एक बार आप मेरे साथ दोहराना। बादल को अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अब्र, घन। अब देखो इतने सारे नाम हमने इसमें देखे और इसके साथ ही एक नोट भी लिखा हुआ है। वो नोट क्या है उसको समझो। इसमें दिया है कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे कुछ पानी के जो कुछ शब्द हैं जिन्हें हमने पानी के लिए प्रयोग किया है, उनके बाद हमने द वर्ण का प्रयोग कर दिया है
और उसको किसका पर्यायवाची बना दिया? बादल का। संस्कृत भाषा में इस द का अर्थ होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। तो जो पानी को धारण करने वाला है वो क्या है? बादल। तो अब जैसे मान लो ये अम्बु है, अम्बु में हमने द लगा दिया तो ये अम्बुद हो गया, और अम्बुद में हमें पता चल गया कि पानी को धारण करने वाला कौन है? बादल है। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को याद रख लेते हैं। इसी तरह से पानी में अगर धर शब्द भी लगा दिया जाता है तो भी उसका क्या अर्थ हो जाता है? पानी को धारण करने वाला। तो वो भी क्या हो गया? बादल हो गया। यानी बादल का क्या अर्थ है? पानी को धारण करने वाला बादल होता है। तो आपने अगर शब्दों को इस तरह से सीख लिया, अर्थ से सीख लिया, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला शब्द आता है यहाँ पर कमल। तो कमल को भी मेरे साथ दोहराइए। अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, यानी अगर हम बात करें अब तक यहाँ पहले शुरुआत के, ये भी पानी में हमने क्या लगाया है? ज का प्रयोग किया है। इस ज का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है में उत्पन्न होने वाला या में जन्म लेने वाला। जो पानी में उत्पन्न होने वाला है या पानी में जन्म लेने वाला है वही क्या कहलाया है? कमल कहलाया है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। मान लो आपके सामने आ गया कि जैसे अम्बुज दे दिया, तो अम्बुज, अम्बु आपको पता है पानी होता है, ज आ गया मतलब ये कमल के लिए आया है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। कुछ इसके शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से आपको रटने पड़ेंगे। और याद रखिएगा कमल आपका ऐसा पर्यायवाची है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो जब भी मैं जिस शब्द के लिए बोल दूं कि ये रिपीट होता है, यहाँ पर स्टार बना लेना अपनी कॉपी पे, यानी उसको तो आपको याद करके ही जाना है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले उस पर नज़र जरूर डालिए एग्जाम से पहले, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला शब्द जैसे हमें दिया है यहाँ पर समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची भी हम देखेंगे। अम्बुद, अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वर्णालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको पानी के शब्द देखने को मिल रहे होंगे। तो पानी के बहुत सारे शब्दों में हमने धी या निधि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। ये धी और निधि इन दोनों का ही अर्थ होता है का भंडार, यानी वो जिस भी चीज का है तो पानी के आगे लगा है तो पानी का भंडार। तो पानी का भंडार किसके पास होता है? समुद्र के पास होता है, सागर के पास होता है। तो हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अगर अम्बुधि हमारे सामने आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका पर्यायवाची है? सागर का। ठीक है, समुद्र का। अब देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया कि मान लो आपसे पूछा गया कि निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? किसका बताना है आपको? कमल का बताना है। ठीक है। ए ऑप्शन में आपको दे दिया यहाँ पर अम्बु, बी ऑप्शन में दे दिया अम्बुद, सी ऑप्शन में दे दिया अम्बुज और डी ऑप्शन में दे दिया अम्बुधि। और वो देता ही इस तरह से है। अब देखो ध्यान देना कि अब आपने इस तरीके से इसको पढ़ा है कि आपको पता है कि कौन सा क्या है, अलग अलग आपने देखा। लेकिन अगर आप किताबें जैसे लिखी हुई हैं ऐसे ही उठा के आप पढ़ते तो आपको एकदम से कंफ्यूजन हो जाता। भाई कमल का मैंने पढ़ा तो ऐसा ही कुछ था, पर ये तो चारों ही एक जैसे लग रहे हैं। तो आप इसमें अंतर कैसे कर पाएंगे? तो अंतर करेंगे। द मतलब धारण करने वाला, मतलब ये तो बादल का है, तो खत्म हो गया। ज मतलब में उत्पन्न होने वाला, तो मतलब ये ही हमारा क्या है?
ये ही हमारा कमल का है जो पानी में उत्पन्न हो रहा है, और धी मतलब का भंडार, तो ये हमारा क्या हो गया, सागर हो गया। तो हमें इसका आंसर पता चल जाता है कि इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं। शुरुआत में जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि हमारी स्पीड कम जरूर है, लेकिन होगी बहुत स्थायी, और इतनी स्थायी कि जब आप दादा बन जाओगे ना तो अपने पोते को भी बैठा के पढ़ा सकते हो, और उसको भी बोलोगे देखा हम तब पढ़े थे आज भी याद है ना। तो उस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है कि आप पढ़ो और पोता सीखे, ठीक है, उस तरीके से। क्या बोल रहे हो बातें, अरे बीच में मत बोला करो, मैं बोल रही हूँ उसका एंजॉय किया करो, है ना। हाँ, तो चलो अब ये आपको समझ में आया। अब इसके साथ ही एक और तरीका बताती हूँ। एक तरीका तो आपने यहाँ देखा कुछ शब्दों के साथ हमने, दूसरा तरीका पर्यायवाची को याद करने का है कि आप शब्द को अच्छी तरह से सीखो। कैसे? जैसे मान लो ये शब्द हमारे सामने है मकरालय। अगर आपको इस मकरालय को सीखना है तो ऐसे रट रहे हैं मकरालय मकरालय, तो हो सकता है कि आप भूल भी जाएं। आप इसको देखो कि ये बना किससे। अब याद रखना, मैं एक बात कहती हूँ, कहीं पे कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, एक पंथ दो नहीं 3 4 5 काज करने हैं हम लोगों को। वो कैसे? पहला चीज़ तो मकरालय जो शब्द है ये हमारा किसका पर्यायवाची आ रहा है यहाँ पर? समुद्र का, ये हमें पता है। 2 शब्दों से मिलके बना है, किससे? मकर प्लस आल्य, ठीक है। तो मकर किसका पर्यायवाची है? मकर होता है मछली का पर्यायवाची। तो मछली के, आल्य मतलब रहने का स्थान, तो मछली के रहने का स्थान ही क्या है? समुद्र यहाँ पे कहलाया। दूसरा यहाँ पे आपको पता चलता है कि इसमें ना संधि भी है। इसमें कौन सी संधि है? हमारी दीर्घ संधि है। तो हमसे मकरालय की संधि भी पूछी जा सकती है कभी। तो हमें यहाँ पे 3 चीजें पता चली। एक तो मकर किसका पर्यायवाची, ये पता चला। उसके साथ इन दोनों शब्दों में संधि कौन सी है ये हमें पता चलता है, और इसके साथ साथ कि मकरालय फिर किसका पर्यायवाची बनता है हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, और आपको अपने शब्दों में इस तरह से जितना मैं बता रही हूँ उतना तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर मैं ना बताऊं वहाँ पे आप लोगों को अपना ध्यान लगाना है, और यही आपका होमवर्क हुआ करेगा, ठीक है। अब जैसे देखो इसके साथ एक और शब्द है नदीस, ये भी सेम है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। नदी प्लस ईश, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, संधि में आता है। तो नदी का ईश, ईश माने ईश्वर, तो नदी का स्वामी है जो, वो कौन हो गया? सागर हो गया। तो नदीस का अर्थ हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में संधि हमें यहाँ पर मिल जाती है, तो हमें यहाँ पता चल जाता है। अब इसी तरह से एक और शब्द है इसका, रत्नाकर। आ जाता है ये अक्षर शब्द। आपसे पूछा जाता है निम्न में से सागर का पर्यायवाची बताइए, और एक ऑप्शन में रहेगा रत्नाकर और एक ऑप्शन में दे दिया रहता है रत्नगर्भा। और हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं रत्नगर्भा का इस शब्द को इतना ज़्यादा, और रत्नाकर ही पढ़ा था। तो दिमाग में देखो हमें पूरी बातें याद नहीं रहती हैं, हमें याद रहता है आधा हिस्सा, तो हमें आगे का हिस्सा। अब रत्न रत्न दोनों में आ गया, हम हो गए कंफ्यूज। तो जब अगर आप किसी शब्द को अच्छी गहराई से समझ लेते हो तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मान लो जैसे यहाँ पर रत्नाकर, तो इसका अर्थ समझ लो। रत्नाकर का मतलब है रत्नों को बनाने वाला। तो सीपी किस में बनता है? पानी में रहता है सीपी, पानी यानी सागर हो गया। तो रत्न को बनाने वाला कौन है? सागर। यानी रत्न कहाँ पर बन रहे हैं? सागर में। और रत्न गर्भा यानी जो दूसरा शब्द आपका आता है, तो ये क्या है? तो ध्यान रखना कि रत्न के बाद शब्द क्या है? गर्भा। और गर्भा मतलब गर्भ से बना है। गर्भ किसके पास होता है? स्त्री के पास होता है। स्त्री मतलब यहाँ पर पृथ्वी के लिए आप समझिए कि स्त्रीलिंग है पृथ्वी, तो यानी गर्भ किसके पास है? पृथ्वी के पास। तो इससे आप समझ सकते हैं जिसके गर्भ में रत्न है। तो पृथ्वी के अंदर रत्न होते हैं। तो आपको यहाँ बात समझ में आ जाती है जब आप इस तरह से डिटेल अपने दिमाग में रखेंगे कि रत्नाकर तो सागर का हो गया, यानी रत्नों को बनाने वाला, और रत्न गर्भा जो रत्न का अपने मतलब गर्भ में रत्नों को रखती है, वो कौन हो गई? पृथ्वी। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया।
और मैं उम्मीद करती हूँ अब आप इसको पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन ये अभी आपको याद हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके सामने होते हैं जो आप सीख सकते हैं। जैसे सागर की इस बात करें वर्णालय, तो वरुण का आलय यानी वरुण के रहने का स्थान। वरुण कौन? वरुण देवता जो जल के देवता है। तो भाई जल के देवता तो वहां रहेंगे जहां जल का भंडार है, तो मतलब वर्णालय का मतलब क्या हो गया? सागर हो गया। तो इस तरह से जो शब्द आपको परेशान करता है कि नहीं याद होता, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, तोड़ के समझ सकते हैं उसके अर्थ को, ठीक है। और लगभग आपके सारे शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ ही जाता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर अगला हमारा पर्यायवाची जो यहाँ पर दिया हुआ है इंद्र का, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि दोनों पर्यायवाची हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इंद्र का पर्यायवाची मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। सारे शब्दों को आप तोड़ के याद रख सकते हैं कि देव के पर्यायवाची में हम अगर पति, इंद्र, ईश, ईश्वर ये जोड़ दें, या सची के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़ देते हैं, तो इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे बात करें हम मघवा, याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेघराज, मेघों का राजा, और मघवा भी उसी से बना है, मेघों के राजा के लिए ही। वज्रधर, जो वज्र को धारण करने वाला है, वज्री भी इसी से बना है, विडोजा भी इसी से बना है। पुरंदर, पुरंदर का मतलब है पुर माने स्वर्ग, और स्वर्ग का इंद्र, इंद्र मतलब राजा आता है, ठीक है। उसी से पुरोहूत, पुरोहूत मतलब जो स्वर्ग के लिए आहूत किया गया, इंद्र के लिए आ जाता है। आप इस सारे, जैसे ये सहस्राक्ष जिसके पास 1000 आंखें हैं, सहस्राक्ष 1000 आंखें, ठीक है। तो किसके पास थी? इंद्र के पास, इसलिए उसको नाम दिया। अमरपति, जो अमर है, इस तरह से तो सारे शब्द याद हो जाते हैं। मैं समझती हूँ आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता न पड़ेगी किसी भी पर्यायवाची को। नेक्स्ट देखते हैं गणेश का। पढ़िए, हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची अगर हम जोड़ देते हैं तो गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जिनमें ट्रिक लगाकर आप चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, आराम से आप याद कर लीजिएगा। जो ज़्यादा आता है वो हेरंब आता है, इसको नोट डाउन कर लेना। जिसको मैंने अगर कह दिया ना कि एग्जाम में आता है तो उसको अंडरलाइन कर लेना और बिल्कुल दिमाग में रख के जाना, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने किसका पर्यायवाची यहाँ पे याद किया? गणेश, इंद्र, समुद्र, कमल, बादल और पानी। तो ये आप लोगों को घर से एक बार अभ्यास करना है। और ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो अपने दोस्तों से ना उन बातों में, यानी उन शब्दों के साथ बातें किया करिए जिन शब्दों को आप सीखते हैं। जैसे मान लो अभी तक आप बोलते थे, अरे मैं तो समुद्र के किनारे बैठना चाहता हूँ या घूमना चाहता हूँ, तो आप समुद्र ना कह के कहिए मैं तो रत्नाकर के किनारे घूमना चाहता हूँ, मैं तो क्षीर निधि के चारों तरफ घूमना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी आप जो नए नाम सीख रहे हैं उनके बारे में। जैसे गणेश, भाई मैं तो आज हेरंब की पूजा करने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी और मतलब ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो ये थे आपकी शब्दावली। चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपना जो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। कहाँ तक हम लोगों ने किया था इसमें? वर्णमाला में हमारा स्वर कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोगों को क्या करना है? व्यंजन करना है। तो चलिए, व्यंजन में तो आपको ठीक है नोट पे ही सिखाती हूँ, यहाँ तो आपका कुछ लिखा नहीं है, इसको रखते हैं। तो शब्दावली की बुक कल से आप सभी लोग लेके आइएगा ना।
कमलेश मीना, क्या प्रॉब्लम है आपको? अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, तो एक बार आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए, अगर क्लास लेने या पीडीएफ से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी पढ़ाने वाली चीज़ें हैं तो वो मैं शुरू कर ही रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं समझ पाई आप क्या कह रहे हैं। चलिए, तो हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको वर्णमाला पूरी तरह से याद है? ईमानदारी से बताना। पूरी तरह से याद है? बाकी और किसी को नहीं? अच्छा, जिनको याद नहीं है वो जरा बताओ तो, आराम से बताओ, ऐसे क्या शर्म लग रही है? ये भी कोई बहुत बड़ी बात है? अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला सबको याद है? ये याद नहीं करने वाले मैं पूछ रही थी। अंग्रेजी भाषा की सबको याद है? हिंदी भाषा की नहीं याद है? अब देखो, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। पता है हो क्या रहा कि मैडम ये कहेंगी बताओ, है ना, इतना नहीं। अच्छा, चलो मुझे बताओ कि जिन छात्रों ने कहा है कि हमको हिंदी की वर्णमाला याद नहीं है, वो मुझे बताओ जरा, इसको क्या कहते हैं? इसको 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 आप तो कह रहे हैं आपको याद नहीं है। सारा तो याद है, सारा तो याद है, दिक्कत क्या है? क्रम याद नहीं है। चलिए देखिए, वर्णमाला आप सभी लोगों को याद है, आप लोगों को क्रम याद नहीं है। और क्रम आपको मैं, अच्छा सच सच बताना, अगर मैं आप लोगों को सही ढंग से पकड़ पाती हूँ तो, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, यानी ट में यहाँ तक, इसके बाद गड़बड़ होती है ना? आप समझ में नहीं आता कि त पहले आएगा या प पहले आएगा। अगर मैं बता दूं कि त आएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प, और प में फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगे, फिर कहेंगे अब स पहले आएगा या य पहले आएगा। य बता दूं तो आप यहाँ तक ल तक, यारा ला व, ठीक है, यहाँ व तक पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद कहूँ कि अब स है तो फिर अंत में, है ना? यही होता है ना? सारी चीजें पता है। चलो देखो, अब के बाद आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, आपको सिर्फ याद रखना है। तो इतनी चीजें तो आपको पता है कि आती है वर्णमाला आप लोगों को। अब बात करते हैं स्वर के व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की जो ये सीट है हमारी यहाँ पर जो हमने लिखी है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लो। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझने समझाने वाली बात करेंगे। तो यहाँ आपको कुछ चीजें लिखनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर व्यंजन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। लिखिए इसमें, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए, है के ऊपर बिंदी रहेगी, ठीक है, बहुवचन, और इनको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए। परिभाषा है ये। इसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है उसी के नीचे। उद्धरण चिन्ह आपका होता है इन्वर्टेड कॉमा, जो आप बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सीख लो, गूगल जानता है। आप अगर इस पे स्पीक करेंगे ना कि उद्धरण चिन्ह, तो वो उद्धरण चिन्ह लिखेगा नहीं, लगा देगा। उससे अगर बोलो योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह लगा देता है वो। तो इसलिए सीखना है इनको। हिंदी में जो भी चीज़ें, अगर जैसे जो शब्द मैं बोलती हूँ तो उसको समझ के याद भी रखना और बोलने का भी शुरू करना है, यानी अपनी हैबिट में लेके आना है। तो चलिए अगली लाइन से लिखिए, स्वरों के बिना
स्वरों के बिना, देखो 3-4 लाइन है, 3-4 लाइन लिख लो, इनके बारे में हम समझेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं। तो स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। कॉमा लगाओ। बिना स्वर वाले क्योंकि हम इसी से संबंधित आगे बात लिखना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हैं ना। बिना स्वर वाले व्यंजन में, बिना स्वर वाले व्यंजन में सामने देख के लिखिएगा, ऐसे लिखना है, हल लगा होता है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। अगर किताब में यहाँ पर हलंत लिखा हो तो उसको हल कर लीजिएगा। हलंत का मतलब होता है वो वर्ण जिसके नीचे हल लगा हो, ठीक है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, कॉमा करके लिखना है। जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर अगली लाइन से आपको अगला पॉइंट लिखना है। इसमें लिखिए हिंदी व्यंजनों की संख्या। हाँ, अगला पॉइंट, हिंदी व्यंजनों की संख्या। सामने देखिए, लिखिए। हिंदी व्यंजनों की संख्या 39 होती, 39, और फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। चार ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। और 2 द्विगुण व्यंजन। ब्रैकेट बंद करके होती है। इनकी संख्या 39, ब्रैकेट में लिखना है 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन होती है, ठीक है। राजस्थान एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में शब्द था, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन। कुछ बैन लगाया गया था कल तुम्हारे ऊपर, भूल जाते हो, इसे याद दिला दिया करो पड़ोसी। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन को यदि हटा दिया जाए तो कुल कितनी संख्या बचेगी? ए ऑप्शन था 48, बी ऑप्शन था 35, सी ऑप्शन था 31, डी ऑप्शन कोई नहीं।
बताइए, आंसर बताइए ऑनलाइन वाले। बताइए कितना? 48 सबका पक्का? विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, आंसर यही होगा। ठीक है, कैसे ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैं देती हूँ, आप इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ, और इसने पूछा क्या है? हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52। तो 52 में से 4 माइनस करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर व्यंजन लिखा होगा तो ठीक। चलिए, ऑनलाइन में एक छात्र हैं यश पचौड़ी, जो भी मैंने अभी नाम पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि व्यंजन व्यंजन होता है। कहाँ चला गया इनका कमेंट? व्यंजन व्यंजन होता है, ये आधा और पूरा किस विद्वान ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है? तो यश पचेरी जी, जो भी है, क्या नाम है? पचौरी है, हाँ, जो भी है, शांत रहो। देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि व्यंजन व्यंजन है, ठीक, लेकिन आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने एक पंक्ति लिखी थी, इसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। ये जो भी शब्द होता है ना, ये बताता है कि इसको हम ये भी कहते हैं। होता तो ये है, लेकिन हम इसको ये भी कहते हैं पहचानने के लिए। होता क्या है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें डायरेक्ट समझ नहीं आती, तो हम उनको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस व्यंजन को हम आधा क्यों कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आपने यहाँ पे जो अपना डाउट रखा है उसको मैं समझा रही हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात हो सकती है कि आखिर हम इसको आधा क्यों कहते हैं, और ये आधा और ये पूरा, ये दो शब्द आखिर क्यों लगते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने यहाँ पे इसको लिखा ये इस तरह से, इसी को तो आप व्यंजन कहेंगे, इसको तो आप व्यंजन नहीं कह सकते, इसको आप क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, व्यंजन वर्ण कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका व्यंजन है, तो इसको हम आधा व्यंजन कह देते हैं। आधा व्यंजन न कह के इसका सही मतलब होगा ये आधा वर्ण कहलाएगा। क्यों आधा क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका उच्चारण संभव नहीं है। तो जब इसका उच्चारण संभव नहीं है तो अधूरा ही हुआ ना, तो पूर्णता तो इसमें है ही नहीं। इसमें पूर्णता कब आती है? जब इसके साथ कोई भी स्वर, या तो ये या तो फिर कोई भी स्वर जब इसके साथ मिलता है तो उसके बाद ये पूर्ण होता है। तो ये जो स्वर यहाँ पर आता है वो इसको सहारा देने के लिए आता है, पहली चीज। ये जो स्वर आ रहा है वो इसको पूरा करने के लिए आ रहा है, दूसरी चीज। तो यानी दो तरीके हैं हमारे पास इस चीज को समझने के। तो हम इस तरह से कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब हम छोटे बच्चों को समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, या उस इंसान को समझा रहे होते हैं जो हमारी लैंग्वेज से नहीं जुड़ा है, तो हम उसको ये आधा और पूरा कह के उसको अच्छे से समझा देते, ताकि वो जब पढ़ना शुरू करे तो उसको पता चल जाए किसका क्या मतलब है। इसलिए हम उसको आधा कहते हैं और इसलिए हम उसको पूरा कहते हैं कि ये क्या हो गया, आधा वर्ण हो गया ये वाला, और ये इसके साथ पूरा हो गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों को आगे वर्ण विच्छेद करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा, और आगे जब हम जो हमारा प्रत्यय आता है उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ती हैं कि आधा और पूरा क्या होगा, और ये बार बार आएगा ही। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आधा का मतलब है उसमें स्वर नहीं है, और पूरा का मतलब है उसके साथ स्वर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिए, तो इसके बाद व्यंजन की संख्या आपने लिखी, उसके बाद एक पॉइंट और लिखना है आपको। उसमें लिखिए परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या। परंपरागत लिख देती हूँ। परंपरागत का मतलब क्या होता है वो समझिए। परंपरागत का मतलब होता है जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है, या पुरानी भाषाओं से चलता आ रहा है, जैसे संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अभट, अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो यानी जो हमारे हर भाषा के अंदर रहे हैं वे वर्ण,
ठीक है, परंपरागत का मतलब है। और बहुत सारी भाषाओं में कुछ नए वर्ण शामिल होते रहे हैं, कुछ पहले वाले वर्ण हटते रहे हैं, तो उनको नहीं देखना। तो परंपरागत रूप से वर्णों की संख्या कितनी, फिर से मैं बताती हूँ क्या लिखा हमने। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और ऐसे लिखना है 33, इसके बाद ब्रैकेट में लिख लो क से अ तक। होती है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट और एक पॉइंट और इसमें लिखिए, सामान्यतः, अगले पॉइंट में लिखना है सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब प्रायः, ठीक है। या हम कहें कि जब भी हम लिखते हैं नॉर्मली जो चीजें होती हैं, तो सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर, ऐसे लिखना है अस्वर। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है, मिला होता है। पूर्ण विराम लिख लीजिए। देखिए, आप लोगों ने छोटी किताबें जो मतलब बच्चे पढ़ते हैं जब, तो उन किताबों में व्यंजन को अक्सर इस रूप में पढ़ा है, ठीक है, इस तरह से क ख ग घ, इस तरह से। तो जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो इनमें यही बात कही है कि इनके अंदर हमने अस्वर रखा हुआ है, ये पूर्ण रूपेण व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो जब हम इनके नीचे हल लगा देते हैं तब ये व्यंजन हो जाते हैं। अब मान लो छोटे बच्चे को अगर इसके हल के साथ ही पढ़ाया जाए तो उसकी लेखनी तो खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो आधा और पूरा समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसमें अस्वर मिलाकर ही उनको पढ़ा देते हैं, फिर बड़े होने पर वो अपने आप सीख जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा के लिखना है कि भिन्न भिन्न व्यंजनों के भिन्न भिन्न स्वरों के साथ, इसी लाइन में आगे कंटिन्यू करना है, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। देखो, होता है के बाद ये मत लगाइएगा एरो, आपको यहाँ पे लगाना है सिर्फ निर्देशक चिन्ह। इसके आगे लिखना है किस तरह से, जैसे मान लो हमने क व्यंजन लिया तो अ स्वर इसके साथ ऐसे आता है, हम आ इसके साथ ऐसे लिख, छोटी ई की मात्रा इसके साथ इस तरह से, तो लिख लीजिए, उतार लीजिए साथ में। स्पेस नहीं बचा, मेरी तरह ज्यादा मोटा मोटा लिख दिया क्या? मैं तो एक जगह पे कई बार लिखती हूँ, तो ध्यान रखना चाहिए, साइड में लिख लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे भी ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, तो साइड या फिर नीचे लाइन में लिख लो, एक लाइन ही है आपकी है। और अगर हम इसमें अनुस्वार लगाएं तो अनुस्वार की भी मात्रा कुछ इस तरह से हो, और विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। अब ध्यान रखिएगा, ये बात हम सिर्फ क व्यंजन के लिए नहीं कर रहे, ये हमारे जितने भी हमने व्यंजन पढ़े सबके साथ इसी तरह से आएगा। और अगर आप लोगों ने बहुत सारी किताबें देखी होंगी, उन किताबों में पूरा लिखा हुआ होता है, मैंने इसमें ज़्यादा लिखना उचित नहीं समझा, ठीक। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये लिख लिया हो तो आप लोगों ने, अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे इसके बारे में।
चलिए देखिए, आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा नीचे रखती हूँ, यहाँ से समझना है हमको। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। यहाँ पे कुछ व्यंजन हम देखने जा रहे हैं, ये स्पर्श व्यंजन है हमारे क से लेकर म तक। जब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, पर कुछ चीज़ें जो है मौखिक पहले यहाँ पे समझ लो। तो वर्गीय का मतलब क्यों इसे वर्गीय नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ, जैसे हम इसको वर्गों में बांटते हैं, इसको तो हम इसमें वर्गों में बांटते हैं। जैसे इस लाइन को हम क वर्ग में रख देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, क वर्ग, ठीक है। इसे हम च वर्ग कह देते हैं, इसे ट वर्ग कह देते हैं, इसे त वर्ग कह देते हैं, और इसे प वर्ग कह देते हैं। अब ये तो हमारे ऐसे लंबाई में हो गई। अगर हम इसमें कलर डिवाइड करें, चलो इसको हम ऐसे करते हैं, इसे हम रेड से ही बना लेते हैं। हम इस तरह से देखें, ऐसे लंबाई में, ठीक है। इस तरह से ये हमारे वर्ग में बढ़ जाते हैं। जब हम बात करते हैं इनके ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से नीचे की ओर भी बढ़ते हैं, ये ही सिर्फ, ये नहीं, यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ इतना, यहाँ तक। तो इसको हम कहते हैं प्रथम वर्ण। ये लिख लेना, साथ के साथ बना लो जहाँ पर आपका दिया है ना, इसको कहते हैं प्रथम वर्ण, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये भी यहाँ तक आएगा, इसको हम कहेंगे द्वितीय वर्ण। इसको हम कहेंगे तृतीय वर्ण। इसको हम कहेंगे चतुर्थ वर्ण, और ये हमारा कहलाएगा पंचम वर्ण। और ध्यान दीजिएगा, इस पंचम वर्ण को हम अनुनासिक भी कहते हैं, नासिक भी कहते हैं, और इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। अलग अलग कई सारे नाम हैं इसके, चाहो तो इसके बगल में लिख लेना। तो अब हमने ये देखा यहाँ से ऊपर से लेकर इतना, तो यानी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएंगे तो ये वर्ण कहलाते हैं प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण, ये पंचम वर्ण, यानी अपने अपने वर्ग के ये वर्ण। और जब हम इन्हें इस तरह से देखते हैं तो ये क वर्ग कहलाता है, ये च वर्ग कहलाता है, ये ट वर्ग कहलाता है, ये त वर्ग, ये प वर्ग, ठीक है। इस तरह से आपको इसे ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से इनकी, यानी हम इन वर्ण की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान भी आता है। और आप लोगों के पास अगर नोटबुक है तो आप इसे मैं एक काम करती हूँ, आपको दिखाती ही हूँ। थोड़ा सा आप जब पीछे जाएंगे तो ये पूरा वर्ग बना हुआ है, एक बार मैं वहीं पे पूरी चीज़ें दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा, ये शॉर्ट ट्रिक है, उस समय समझाऊंगी जब हम इसको पढ़ लेंगे एक बार। अब देखो, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, वो तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ना जो हमने लिखा था, क्या देती हूँ। तो ये आपकी एक सारणी बनी है स्पर्श व्यंजन की, जो हमने यहाँ पे देखी। तो इनके उच्चारण स्थान के बारे में, अब इसका वर्ग भी आता है और इसका उच्चारण स्थान भी आता है। याद है आप लोगों ने जब कल स्वर के बारे में देखा, तो ऐसे ही हमारे व्यंजन के बारे में भी होता है। तो सबसे पहले इसके उच्चारण स्थान और वर्ग की बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखने की जब बात आएगी तो दोनों में से किसी एक का ही, एक को ही आप याद रखिएगा, दूसरा उसका नाम आपको उससे पता चलेगा। यानी आप या तो वर्ग को याद रख लीजिए या उच्चारण स्थान को याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप पता चलेगा। कंठ के द्वारा उच्चारण वाले को क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ग। यानी ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन में अब दो वर्ग हो गए, एक तो हो गया क वर्ग और दूसरा वर्ग हो गया कंठ्य वर्ग। याद ये रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो आपकी वर्णमाला है उसमें अकेले ही 5-6 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। तो वर्णमाला वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना होगा। तो फ़ोन वोन साइलेंट कर दिया करो, है ना।
तो अब यहाँ पे देखो, उसके बाद ये तालु आ रहा है तो इसका वर्ग तालव्य, याद हो जाएगा। मूर्धा आ रहा है मूर्धन्य, दांत के द्वारा आ रहा है तो दंत्य, और होठ के द्वारा आ रहा है तो ओष्ठ है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। तो हम इसके उच्चारण स्थान को याद कर लेते हैं। उच्चारण स्थान क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम बोल के उच्चारित करके मदद कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं एग्जाम में भी। तो ये जिससे आप नकल कर सकते हो उसको याद रखो, है ना। ऐसे मत बोलना, वैसे ही मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, कहेंगे निधि मैडम तो नकल सिखाती है। भाई मजाक कर रही हूँ, है ना। आजकल तो कुछ बोलना भी थोड़ा दुश्वार हो जाता है, मजाक में भी बोल देते हैं, बात के बतंगड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना है, उच्चारण स्थान की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब बात करते हैं एक पंचमाक्षर की। ये जो आपका पंचमाक्षर है, आप में से मुझे बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जिनको इनका उच्चारण करने में कठिनाई होती है, समझ नहीं आता। क्या है, जरा उच्चारण करके दिखाओ। अलग अलग उच्चारण आ रहा है इन सबका उच्चारण पता क्या है? क्या उच्चारण लेंगे आप इसका? अभी कहेंगे हाँ मैडम हमको इतना बेवकूफ समझा है, हमको भी पता है, इसको अड़ा कहते हैं, इसको अया कहते हैं, इसको अड़ा कहते हैं, इसको न कहते हैं, अब इसको म कहते हैं। अब तो सरासर वो हमें गलत पढ़ा रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको सही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उच्चारण इसका यही होगा। और इसका उच्चारण है क्या? इसका उच्चारण अकेले नहीं ले सकते आप, आपको किसी ना किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो आपका उच्चारण नाक में जाके होता है ना, नाक में जाके, इसका रियल उच्चारण वो है। तो आप कहेंगे मैडम अगर ये वाली बात है तो ये म तो एकदम स्पष्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा, उच्चारण सबका सेम है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने की वजह से सुनाई अलग अलग पड़ता है। उच्चारण स्थान अलग अलग होने की वजह से सुनाई अलग पड़ता है, याद रखिएगा। फिर कह रही हूँ, ऑनलाइन में है, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं। सबका साउंड एक है, सबका साउंड, सबकी ध्वनि एक है, उच्चारण स्थान अलग अलग होने की वजह से सुनाई अलग अलग देता है। अगर ऐसा ना होता तो जानते हैं, एक इसी के साथ लेके चलती हूँ जो उदाहरण आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में मदद करेगा। एक शब्द है, पढ़ के सुनाइए मुझे। अगला शब्द, अगला शब्द, ये शब्द पक्का। इनको जरा खोल के लिख देते हैं। प्राचीन काल में कैसे लिखते थे? प्राचीन काल का मतलब संस्कृत में, ठीक है। इसे तो आज भी आप ऐसे लिखते हैं और इसे आज भी ऐसे लिखते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितनी बिंदी हैं? टोटल कितनी बिंदी? 5। पांचों बिंदी को यहाँ कोई भी वर्ण आपका एक जैसा आया है? ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण एक है क्या? सारे अलग अलग हैं। और ये सारे कौन से हैं? ये वही हैं जिनकी बात मैं कर रही थी। क्या बोल रहे हैं आप इनको? पंचमाक्षर, यही है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में नया टॉपिक जुड़ा है टंकण विधि से। इस वर्ण का ये अनुस्वार कौन सा वर्ण होगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टंकण विधि का मतलब होता है टाइपिंग, ठीक है। हिंदी में टाइपिंग को टंकण कहते हैं। जब हम टाइपिंग करते हैं, हम लिखते थे, जब हम हाथ से लिखते थे तो ऐसे लिखते थे इनको।
लेकिन जब हम लोग टाइपिंग करने लगे तो हमें बड़ी समस्या आती थी, नीचे हल लगाने की वजह से इसमें क्या होता था, या इन्हें आधा लिखने की वजह से हमारे हाथ रुकते थे, और हमारे कीबोर्ड में इनका अलग से स्पेशल कोई वर्ण नहीं होता, ये कोड के थ्रू डाले जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इन सब का साउंड क्या है जो मैंने बताया, इन सब का साउंड ये है, तो इसलिए इनको कि जब ये वास्तविक रूप में है, अपने वास्तविक रूप क्या, व्यंजन का आधा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब ये अपने वास्तविक रूप में होते हैं तो इनको अनुस्वार में बदल दिया जाता है। लेकिन कंडीशन इनकी ये है कि यदि ये अपने परिवार के व्यक्ति के साथ होंगे तभी बदला जा सकता है, अदरवाइज ये नहीं बदल पाएंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा तो हम पढ़ेंगे आज से चौथी क्लास में। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अभी बात बोली आपको कि इन सबका उच्चारण एक जैसा होता है, उसको समझाने के लिए यहाँ लिखा था। अब आपको समझ में आई बात कि हाँ, इसका उच्चारण एक जैसा हो सकता है, क्योंकि इन पांचों को जब हम बिंदी में लिख सकते हैं, इसको हम गंगा बोलते हैं, इसको चंचल बोलते हैं, इसको कंठ कहते हैं, इसको संबंध कहते हैं। तब आप सबका उच्चारण करके और स्लो मोशन में इनका उच्चारण करके आप महसूस करिए कि क्या आप सबका साउंड एक जैसा करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि अब बात करें तो इसके उच्चारण स्थान की, तो यहाँ कैसे चेंज होता है तो वहाँ समझिएगा, और उच्चारण करके आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करिए। जैसे हम बात करते हैं कंठ की, तो ये हमारे कंठ से उच्चारण होते हैं क ख ग घ ण। अब आपको कंठ में इसको ण यानी जो अंग है, अंग वाला जो साउंड है उसको कंठ में लेना है। तो जब आप कंठ से उच्चारित करेंगे तो वो अंग नहीं बोलेगा, वो ण ही बोलेगा। ठीक है, फिर से अभ्यास करिए, क ख ग घ ण। ठीक है, अब इसके बाद ये तालु से होगा। तालु आपको पता ही है, जैसे मूर्धा और दंत के बीच में स्थान। तो जब आप बोल रहे हैं च, तो जिस स्थान पे आपकी जीभ च बोलते समय है ना, उसी स्थान पे पांचों में होनी चाहिए। तो च छ ज झ ण। अब फिर से आप अंग बोलेंगे, लेकिन अंग नहीं बोलेगा, वो अया की साउंड आएगा। तो वो जो बोलते हैं ना, जैसे सिखाते हैं कि ये अया होता है, भाई अया बहुत लंबा साउंड हो जाएगा। आपको उच्चारण कैसे करना है, च छ ज झ ण। आपको जल्दी बोल देना, वो अणा उसी में आ जाएगा। इसके बाद मूर्धा आपको पता ही है, ट ठ ड ढ ण, अपने आप अण साउंड निकल रहा है। फिर इसके बाद दांत से, तो त थ द ध न। और जैसे ही आप ये अंग बोलते हैं, क्योंकि आपको जीभ तो दांत से टच करनी है, तो वो न में बदल जाता है। और जब आप बात करते हैं होठ से, तो इसका उच्चारण दोनों होठ आपस में लगा के करना है। तो प फ ब भ। आप अंग ही बोलने जा रहे थे, लेकिन दोनों होठ लगने की वजह से उच्चारण म में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उच्चारण परिवर्तित होता है उच्चारण स्थान के कारण। ठीक है, और यही कारण है कि जब हम लोगों ने संस्कृत से हिंदी भाषा में यानी टंकण विधि में जब इनको पाया, तो क्योंकि इसका उच्चारण ये होता है, इसीलिए इन पांचों वर्णों के लिए हमने अनुस्वार का रूप दे दिया। और ये आपके एग्जाम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आपसे पूछा जाता है, मान लो आपको लिख कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, आपको लिख देता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है शब्द पंचमाक्षर, ऐसे लिख दिया शब्द, आपको लिखा पंचमाक्षर। इसमें ये शब्द मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया, ये लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लिखा होता है कि पंचमाक्षर शब्द में बना अनुस्वार, यानी ये, और ए बी में करके आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि यह कौन सा वर्ण है। सबसे पहले आपको ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, इवन कई बार तो आपको ये भी दे दिया जाता है। तो आप नकल कर ही सकते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया था उस वर्ण को। ठीक है, तो यानी ये अनुस्वार कौन सा है, तो आपका आंसर ये हो जाता है। और आप इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई ये कैसे आया है, तो वो हम पंचमाक्षर वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में आपको इनके उच्चारण स्थान बताए। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना? इसमें क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई बाद में? कौन सा?
कौन सा? नहीं तो च वर्ग में है ना ये, इसका पंचमाक्षर ये हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, आप गलत जा रहे हैं। अब आप भी वहां मत जाइए, वो हम 3 दिन बाद चलेंगे, ठीक है। आप जहाँ पे मैं समझ गई, आप प जो खोज रहे हैं ना वो नहीं, फिर वो दादा दादी वाली कहानी है, और वो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी। बिना दादाजी के आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आप बच्चे हैं ना, अभी हम नन्हे मुन्ने हैं, अभी हम वर्णमाला की क्लास में, तो अभी हम नन्हे मुन्ने हैं, छोटे, तो हमें दादाजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अभी वहां पे मत जाइए, अब इतना समझ लीजिए। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा आते हैं। तो ये था आपका उच्चारण स्थान, ये बात आप समझ गए ना। और इसमें जो ये लिखे हैं अघोष, महाप्राण वगैरह, ये सारी चीजें हम समझेंगे जब जब हम इनके बारे में कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में हमारे ये 4 वर्ण आते हैं। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे ये 4 वर्ण आते हैं। फिर हमारा आता है संयुक्त व्यंजन, इसमें ये 4 वर्ण, और उसके बाद द्विगुण व्यंजन, इसमें ये तो हमारा शॉर्ट वर्णमाला का शॉर्ट चार्ट मैंने बनाया है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपनी उस चीज़ पर जो हमने स्वर के बारे में, सॉरी मैं बार बार स्वर क्यों बोल रही हूँ, व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन के बारे में हम लोग कहाँ पे आ गए, व्यंजनों के प्रकार। हाँ, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, द्विगुण व्यंजन तक। तो हम लोग यहाँ पे यानी इसको पढ़ रहे थे आज, स्पर्श व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो कितना समय हुआ है अभी, तो इसमें स्पर्श व्यंजन की बस यहाँ पे जो चीजें हैं इनको आपको लिख लेना है। ये बताइए लिखा हुआ है कि नहीं? पुरानी किताबों में ये नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, नई किताब में होगा। तो सीट में हो सकता है, नई वाली किताब में, नई वाली में इसमें नहीं है, दिखाओ जरा, नई बुकलेट में नहीं है। अरे है तो सही, लिखने की तभी तो कह रही हूँ ना, इसे लिख लो, ये लिख लो, आज आपको इसे लिखना है, इसको आपको लिखना है, इतना आपको दिया हुआ है लिखा हुआ, ठीक है। उसके आगे लिखना है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और ये 25 होते हैं। और 25 होते हैं के बाद आपको क से लेकर म तक ये लिखना है, इसको हाथ से। हाँ हाँ, तो इसको चेंज कर लो, नई में लिखना। इसमें पहली वाले में काफी चेंज हो चुकी है, ये जो फर्स्ट भाग है ना, आप इसको बदल ही दो, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के, या तो जीभ या फिर मुख से निकलने वाली हवा, ठीक है, वो किसी भी भाग से क्या है, छूकर निकलती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसीलिए स्पर्श करने का मतलब ही होता है छूकर निकलना। और स्पर्श व्यंजन में हमारे क से लेकर म तक 25 वर्ण आते हैं, ये आपको लिख लेना है। देखो आगे चीज़ें मैं आप लोगों को समझा के ही चलती हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको बना के चलनी है बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा आप लोगों को ऑप्शन सिर्फ टिक के लिए आता है और सब्जेक्टिव आपका आता नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार समझ लें तो वही बहुत होता है। इसके आगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना ही रहेंगे, आज के लिए इतना ही ठीक है, ठीक। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और एक चीज और आपको यहाँ पे एक बात और समझनी है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास वाले जो छात्र हैं वो अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो निधि एकेडमी या हिंदी एकेडमी करके आप डालेंगे, मेरा ऐप आपको दिख जाएगा प्ले स्टोर पर, वो डाउनलोड कर लें, वहाँ पे क्लासेस मिलेंगे। बैठ जाओ, अभी मैंने छोड़ा नहीं, कैसे आप भाग लिए एकदम से, ठीक। तो देखो हमारी क्लास के कुछ नियम हैं, वो नियम आप लोग थोड़ा सा समझ लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको रौद्र रस अक्सर देखने को मिल जाएगा, है ना। और अगर मेरे अंदर रौद्र रस आया तो आपके अंदर भयानक रस आ जाएगा, तो फिर इसलिए, और मैं नहीं चाहती कि रौद्र रस और भयानक रस हम लोगों के बीच में आए, तो
फिर हाँ, भयानक के बाद करुण रस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है। तो हमारे बीच में रौद्र रस ना आए तो उसके लिए हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। तो बातें ये याद रखनी है कि जैसे हम बात करते हैं अगर कि हम पढ़ रहे हैं क के विषय में, तो आप मुझसे क्वेश्चन ना करें ज के विषय में। जब हम पढ़ रहे हैं क के विषय में तो आप मुझसे तुरंत क्वेश्चन ना करें ज के विषय में। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रश्न आ जाता है कि अरे ये वाली चीज़ मैडम अभी भी ये बता रही हैं और ये कैसे होगा, एकदम से दिमाग में बहुत जल्दी आता है, खुरापाती दिमाग होता है। तो पास में एक रफ कॉपी रखिए और उस पर लिख दो ये वाला क्वेश्चन मैडम से पूछना है। ठीक है, उसे लिख दो। हो सकता है कि जब आपने पूछा यहाँ पर मैं अपने आप खुद बता दूँ। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं क से लेकर और जो हमारा लास्ट अक्षर ह, और ह के बाद भी हमने जो लास्ट लिखा था ना ये वाला अलग से द्विगुण व्यंजन, हालांकि ये बीच में आ जाएगा बट फिर भी बाद में, जब तक मैं इतना ना पढ़ा दूं और पढ़ाने के बाद ये ना कह दूं कि वर्णमाला अब खत्म, कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आप कोई क्वेश्चन मत करिएगा अपनी तरफ से। अगर उस पॉइंट पर पहुंचकर भी आपके पास कोई प्रश्न बचता है तो फिर मैं उस समय पूछूंगी कि आपके पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए। वहाँ आपने जो लिस्ट बनाई है वो आप पूछ सकते हैं। उस लिस्ट में फिर आप चाहें कितना भी पूछें, और कितना किससे, ये नहीं कि वहाँ पे आप पूछने लगे कि मैडम ये वाला अलंकार बताना। तो भाई अलंकार जब पढ़ेंगे तब अलंकार पढ़ेंगे, आपको वर्णमाला में से पूछना है ना। तो ये चीज़ है कि जब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो बीच में नहीं टोकना है, क्योंकि होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार क्या होता है, एक चक्र होता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है ये लगभग एक चक्र में ही घूमती है। हमने यहाँ से अगर पढ़ना शुरू किया तो स्वाभाविक सी बात है इसके बारे में तो हम अनजान ही हैं। तो अगर हम इधर पीछे जाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कैसे जाएंगे। तो जब हम ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में समय लग सकता है। तो तब तक का आप लोगों को सब्र रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो चीज़ है वो हमारी आती है या नहीं। लास्ट में जिस दिन मैं आप लोगों को कह दूं कि आज फेयरवेल है, आज हमारा हिंदी समाप्त हो गया, वहाँ पे अगर आपका कोई किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बचे तो फिर आप पूछिएगा। मेरा अपना ये एक कहते हैं कि एक प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों के दिमाग में उठ रहे सारे प्रश्नों को अपने आप ही उठाऊं, क्योंकि मुझे पता होता है इतने दिन से पढ़ा रही हूँ कि एक स्टूडेंट किस किस तरह के क्वेश्चंस कर सकता है। तो मैं खुद ही आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। तो इससे क्या होता है, जैसे आप लोग अगर बीच में टोकेंगे तो उससे हमारी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो मैं नहीं चाहती कि क्लास डिस्टर्ब हो। आप आराम से बिंदास से बैठ के पढ़ो, और इतना भार लेके पढ़ते हो आप अपने चेहरों पे, जैसे पूरी दुनिया का भार, पूरी दुनिया का बोझ आप ही के चेहरे पे आ गया, दबे जा रहे हैं। अरे बिंदास पढ़ो, यहाँ पे आओ, उस समय बैठो कि आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमने क्या सीखा, आज हमें क्या नया देखने को मिला, क्या नया सीखने को मिला, और उसमें फिर खुश हुआ करो। अरे वाह, आज हमें चलो हमारी फीस वसूल हुई। तो थोड़ा सा स्माइल रखा करो और हल्के फुल्के बन के रहा करो। आप लोगों के चेहरे जैसे भारी हो जाते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है। तो इसलिए आराम से रिलैक्स। और देखो जैसे ही मैंने कहा ना कि रिलैक्स होके पढ़ो, तो आप सब एकदम से रिलैक्स हो जाते हो, कितने अच्छे भी लगते हो, और आपके दिमाग में चीज़ें भी जाएंगी, है ना, अच्छे से। तो ऐसे मत, एक आज तुम दोनों पे फिर से बैन लगता है, तुम दोनों साथ नहीं बैठोगे। मुझे पता है नहीं बोले, ये जो होता है ना, ये बच्चा जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो ना, 10 साल पहले दौड़ के आई हूँ, ठीक है, टीचर हूँ आपकी, तो हमें मत सिखाना। यहाँ पे तुम दोनों साथ नहीं बैठोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तुम दोनों साथ नहीं बैठोगे यहाँ पर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, कल मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।